हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहिल ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरी क्लास गुरुकुल क्लासेस सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर कितने टाइप से बांटे गए हैं। तो पहले तो हमें पता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो स्वर वर्ण होते हैं और एक व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण मैंने बताया था आपको संख्या में कितने होते हैं, 11, और जबकि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33। सरल है, डबल 1 डबल 3। और स्वर वर्णों को संख्या थोड़ी अलग भी है कि स्वर वर्ण जब पूछा जाए कि स्वर वर्ण उच्चारण की दृष्टि से कितने हैं, उच्चारण यानी हम बोल कितनी दृष्टि से सकते हैं, उच्चारण की दृष्टि से कितने हैं, और स्वर वर्ण परंपरागत रूप से कितने हैं। अगर पूछा जाए परंपरागत रूप से कितने हैं, और स्वर वर्णों की संख्या सामान्य रूप से कितनी है। रूप से कितनी है। देखिए, मैंने बताया स्वर वर्ण कितनी संख्या में कितने हैं, 11 हैं। कौन कौन से हैं 11, लिख लीजिए आप, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। स्वर वर्ण की संख्या 11 है, वो भी 33 से मिटा दीजिए आप, व्यंजन अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो अभी स्वर वर्ण देखो, एक छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ए एड़ी, आई ऐनक, ओ ओखली, और औ औरत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक कौन सा रह गया हमारा, ऋषि। ऋषि इधर आ जाता है ऊ के बाद। ऋषि को कई जो व्याकरण आचार्य हैं वो ऋषि को स्वर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, बता सकते हैं आप लोग, सोचिए ज़रा। इधर ऋषि आएगा, वो लाल पेन से लिख लीजिए आप। इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 11। तो जो सामान्य रूप से स्वर हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 11। यानी ये कितने सामान्य रूप से 11 स्वर हैं। लेकिन जब हम स्वर वर्णों की उच्चारण की दृष्टि से सब स्वर को बोलें तो इसमें री ऋषि वाला नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि इसमें क्या, रा का प्रोनाउंस हो रहा है। आप बोलिए री, तो रा आ रहा है, तो रा तो आता नहीं है स्वर में, ये कहाँ पे आता है, व्यंजन में। अगर इसका हम उच्चारण करेंगे तो क्या व्यंजन टाइप का लग रहा है थोड़ा। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हो जाते हैं, 10। इसमें री नहीं आता है। और अगर सामान्य रूप से स्वर बोलें तो कितने होते हैं, 11, जो हमने पहले बताया था आपको। यहाँ पे स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। लेकिन जब बोला जाए कि उच्चारण की दृष्टि से, तो इसमें हम री हटा देते हैं। तो ये री उच्चारण की दृष्टि से बोलेंगे तो हट जाएगा। लेकिन परंपरागत रूप से, अभी क्वेश्चन हो रहा है, परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं। परंपरागत रूप से क्यों बोल रहे हैं कि जो पुराने टाइप के हिसाब से उसमें स्वर जो अयोगवाय वर्ण हैं, अयोगवाय में अभी आपको बाद में बताऊंगा अयोगवाय क्या है। अयोगवाय हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, अम और अहा। तो ये री मिलके कितने हो गए थे, 11। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो स्वर कितने हो जाएंगे, 13। तो परंपरागत रूप से कोई जो पुराने इतिहासकार हैं या व्याकरणाचार्य हैं वो इनको भी अम और आहा को भी स्वर में गिनते हैं। इसलिए परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 13। इसलिए आपको जब क्वेश्चन कहीं भी आए, जब ऑब्जेक्टिव में आए, तो स्वर उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो इसमें हम री को नहीं गिनते, तो कितने हो जाते हैं, 10। और स्वर वर्ण परंपरागत रूप से पूछा जाए, परंपरागत रूप में अम और आहा को भी व्याकरणाचार्य पहले स्वर मानते थे, तो इसमें संख्या कितनी हो जाती है, 13। और स्वर वर्ण की संख्या सामान्य रूप से कितनी है, सामान्य रूप से 11 है, क्योंकि इसमें हम री को भी गिनते हैं सामान्य रूप में। ठीक है, तो ये तो अपनी संख्या के उस पर हो गया। अब स्वर तो आपको पता चल गए कौन कौन से, आ ई ऊ और री, ए आई ओ औ। और अम और आहा स्वर नहीं माने जाते। अभी हम बाद में जब अयोगवाय वर्ण डिस्कस करेंगे तो उस टाइम बताएंगे क्यों नहीं माने जाते। अयोगवाय वर्ण को हम स्वर नहीं मानते। और इस पे विवाद है, री पे और अम और आहा पे विवाद रहता है हमेशा। कई लोग इसको स्वर मानते हैं, कई नहीं मानते। लेकिन जो हमें पढ़ना है उसमें हम अम और आहा को स्वर नहीं मानेंगे। ना ही इनको व्यंजन मानते हैं अयोगवाय को, ना ही स्वर मानते हैं।
अब स्वर बोलते कैसे हैं, क्योंकि MPPSC में आएगा मेंस में, तो स्वर की तो हमें परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो आप लोग बताइए स्वर बोलते कैसे हैं, पता हो अगर तो सोचिए। क्या है, हम अपने मन में अगर सोचेंगे थोड़ा तो हमारी खुद की एक सोच डेवलप होगी। अगर सोचेंगे नहीं, अगर पढ़ने ही पे सिर्फ सामने वाला बताएगा तो आपको थोड़े दिन याद रहेगा, भूल जाओगे। अगर आप सोचोगे थोड़ा तो आपके मन में लगेगा कि हाँ मैंने उस टाइम पे गलत सोचा था, ये नहीं था, वो सही क्या सर ने बताया था वो है। तो आप लोग थोड़ा अपने पहले से एक मन में सोच लिया करें कि स्वर क्या हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जो पढ़ाएं वो पहले सोच लिया करें। अब मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो मैंने बताया था कि जो हमारा मुख रहता है यहाँ से, ये किसी का मुख है जी, नाक हो गई, और ये तो इधर एक अलग से रहता है। अब यहाँ पे मैंने बताया था एक आपको कपाट यानी एक पन्नी टाइप की लगी रहती है। जब यहाँ से हम खाना खाते हैं, अंदर मुंह में से खाना अंदर जाता है हमारे आहार नाल में, तो यहाँ पे क्या कपाट बंद हो जाता है। कपाट बंद क्यों होता है? क्योंकि अगर इसमें फेफड़ों वाली उसमें चली श्वास नली में हमारा खाना चला जाएगा, तो हमें क्या, अगर श्वास नली में हम बाई चांस पानी पीते हैं जब, और श्वास नली में एकदम से पानी चला जाता है, तो हम एक झटके से पानी बाहर निकालते हैं, हमें छींक टाइप किया जाती है, पूरा पानी बाहर निकल आता है। वो किस लिए निकलता है? क्योंकि पानी इसमें नहीं आना था, पानी आहार नाल में जाना था। बाई चांस उसी टाइम पे हम बात करने लगते हैं तो हमारी क्या, हवा यहाँ से बाहर निकलती है। हम किसी से बात करने लगें या सांस लेने लगें, पानी पीते समय सांस ले लें, तो क्या ये वाला कपाट खुल जाता है, सांस अंदर जाएगी, ये वाला यहाँ से खुल जाएगा, तो पानी क्या इसके साथ अंदर चला जाएगा। तो तुरंत ही फेफड़े क्या करते हैं, प्रेशर से वो पानी बाहर फेंक देते हैं। और अगर पानी बाहर नहीं फेंक पाते तो हमारी क्या, दम घुटने से मौत हो जाती है, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाते। इसलिए खाना कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे आहार नाल में। यहाँ से क्या, यहाँ पे पैनक्रियाज रहता है, तो पैनक्रियाज में खाना स्टोर होता रहता है, और यहीं पे हमारा खाना HCl वगैरह यहाँ से मिलते हैं। जब वो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे। तो यहाँ से खाना इसमें जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे फेफड़े हैं जो, वो जैसे कि हवा जा रही है हमारे मुंह में, हवा जाएगी तो इसमें से क्या, सिर्फ ऑक्सीजन निकाल लेगा वो। हमारा फेफड़े जो काम करते हैं वो क्या, ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, और बाकी जो हवा रहती है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर जब हवा निकलती है तो ये जो पन्नी है यहाँ पे फड़फड़ाती है, वाइब्रेट होती है। तो वाइब्रेट होगी जैसे ही निकलेगी वहाँ से, तो हमारी आवाज़ पैदा होगी वहाँ से। और अगर यहाँ से जो हवा निकली है वो हवा सीधी मुंह से बाहर निकल जाए, डायरेक्ट यहाँ से हवा निकली सीधी मुंह से बाहर निकल जाए, ना इसके बीच में ना तो जी हमारे ओंठ है, ना ये अवरोध करें, ना ही जीभ उस हवा को रोके। कैसे भी जीभ लगना नहीं चाहिए, हमारे तालू में नहीं लगना चाहिए, ओंठ हमारे चिपकना नहीं चाहिए। सीधी हवा मुंह से फेफड़ों से निकली और बाहर निकल जाए डायरेक्ट। तो जिन वर्णों का उच्चारण ऐसे, इस आधार पर जिन वर्णों का उच्चारण होगा उनको हम स्वर कहते हैं। ये आपको सिंपल वे में था। अब हम बताएंगे आपको कि डेफिनेशन में क्या लिखना है। ये तो आपको पता चल गया कि हवा डायरेक्ट मुंह से बाहर निकल जाए, ना तो इसमें ओंठ अवरोध करें ना ही जीभ अवरोध करे, तो क्या वो स्वर वर्ण कहलाएंगे, और जिसमें अवरोध कर दे वो व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। अब जैसा कि देखिए, आप बोलिए आ, बोल के देखिए एक बार आप खुद से, आपको खुद पता चलेगा कि हमारी ना तो जीभ टच हो रही है कहीं पे, ना ही ओंठ टच हो रहे हैं। बोलिए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा नहीं आ रहा है, क्योंकि अम में ओंठ झुक रहे हैं तो ये स्वर में नहीं आते, ना ही आहा आता है स्वर में। ये क्या है, अयोगवाय हैं। ठीक है, री में भी जीभ झुक रही है, तो उसको भी कई व्याकरणाचार्य उसको स्वर नहीं मानते। इस पर विवाद रहता है हमेशा, कोई उसको स्वर मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन अभी हमें स्वर उसको मानना है क्योंकि 11 में गिनते हैं हम उसको। तो आप स्वर की परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा से लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा लिख दो या श्वास लिख दो, हवा या श्वास, मुंह में बिना, मुख विवर लिख दो या मुंह लिख दो, आपको जो अच्छा लगे वो लिख दो। मुंह में बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाए,
तो उन उच्चारित वर्णों को स्वर कहते हैं। तो ये आप अपने मन से लिख लीजिए, उन उच्चारित वर्णों को स्वर कहते हैं। ठीक है। और आपको अगर ज़्यादा लिखना है तो स्वर के उच्चारित होने पर ओंठ और जीभ हवा में गतिरोध पैदा नहीं करते, ये भी लिख दीजिए आप। स्वर वर्णों के उच्चारण होने में हवा के बीच में ओंठ और हमारी जीभ अवरोध उत्पन्न नहीं करती। जबकि हम व्यंजन वर्ण बोलेंगे जब, तो हवा डायरेक्ट हमारे मुंह से बाहर नहीं निकलेगी, उसमें या तो हमारी जीभ कहीं पर टच होगी या ओंठ हमारे चलेंगे। डायरेक्ट ऐसी नहीं है कि व्यंजन वर्ण जब हम उच्चारित करें तो डायरेक्ट हवा यहाँ से हम फेफड़ों से पैदा हो और मुंह से बाहर निकल जाए, ऐसा व्यंजन वर्णों में नहीं होता। जबकि स्वर में क्या होता है कि डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं, हवा आएगी फेफड़ों से और मुंह के किसी भी पार्ट से नहीं टकराएगी, डायरेक्ट कहाँ बाहर निकल जाएगी। जीभ अवरोध पैदा नहीं करेगी। नहीं तो जीभ क्या करती है, ऊपर टच होती है हमारे तालू पे या मूर्धा पे, और ओंठ टच होते हैं, तो उसमें व्यंजन वर्णों में अवरोध पैदा होता है, जब भी तो व्यंजन वर्ण पैदा होते हैं। ठीक है। अब स्वर, ये तो आपको मुझे लगता है ये आ भी सकता है, क्योंकि स्वर की परिभाषा और स्वर के उदाहरण, तो आपको स्वर के कितने उदाहरण लिखना है, 11 उदाहरण, जिनमें कि 2 अयोगवाय के उदाहरण नहीं लिखना है, क्योंकि अयोगवाय को स्वर या व्यंजन कोई भी नहीं माना जाता। तो अगर आपको परिभाषा पूछी जाए तो स्वर की परिभाषा लिखिए, उसके बाद क्या लिख देना आप, उसके उदाहरण लिख देना। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका 2.5 या 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब स्वरों को बांटा कितने प्रकार से गया है। देखिए, स्वरों को 6 वे में कई प्रकार से बांटा गया है, वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं पहला टाइप किस आधार पर बांटा गया है। 6 आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है मात्रा या उच्चारण। ये आपको हमेशा काम में आएगा। ये वाला टाइप तो आप पढ़ ही लेना, क्योंकि जब आप छंद वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें तो ये आपको हमेशा काम में आएगा। उच्चारण अवधि के आधार पर, मात्रा या उच्चारण अवधि के आधार पर। मात्रा मतलब जब आप छंद पढ़ेंगे, देख लीजिए पहले टाइप ही देख लो आप। 3 टाइप में बांटा गया है इस आधार पे। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ से आपको पता ही चल रहा है, बड़ा दीर्घ मतलब बड़ा, थोड़ा बड़ा स्वर होना चाहिए कोई। और एक पहली बार आप शायद नाम सुनेंगे, प्लुत स्वर। अब देखिए क्या होता है ह्रस्व स्वर, क्या होता है दीर्घ स्वर और क्या होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगे, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण मतलब प्रोनाउंस, उच्चारण में हमें कम समय लगे, उन स्वर वर्णों को हम कौन से स्वर वर्ण कहते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं उनको। उन वर्णों को ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ये लिख लेना आप। अब ह्रस्व स्वर मतलब हम जैसे ही बोलेंगे आ, तो आ हम छोटा आ बोल रहे हैं तो थोड़ा कम समय लग रहा है। बड़ा आ बोलेंगे तो क्या आ थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। छोटी ई बोलेंगे तो क्या ई, बड़ी ई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ई। छोटा ऊ बोलेंगे तो थोड़ी कम समय में, बड़ा ऊ बोलेंगे थोड़े ज़्यादा समय में। तो आप लिख लीजिए कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर। एक तो होता है छोटा, छोटी ई होगा, छोटा ऊ होगा और ऋषि, री वाला ऋषि होगा, ऋषि वाला री। देख लीजिए जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगे, यानी ज़्यादा समय ना लगे, थोड़े से समय हम उसको बोल दें। जैसे कि छोटा आ को हम आ बोल देते हैं, छोटी ई को ई, ऊ को ऊ बोल देते हैं, जल्दी बोल देते हैं। जबकि दीर्घ स्वर में क्या, इससे दोगुना समय लगेगा। अगर हम छोटा आ को आ बोल रहे हैं तो बड़ा आ को बोलते समय थोड़ा हमें आ बोलना पड़ेगा। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, अगर ये आ गया आपको तो 3 नंबर में लिखना है आपको। और इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं। अब अगर आपको एक लाइन बढ़ानी है 3 नंबर की में, तो इसको हम लघु नहीं मूल स्वर बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, एक मूल स्वर। ह्रस्व स्वर का एक और दूसरा नाम क्या है, मूल स्वर। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे आप, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि री। अब दीर्घ स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना टाइम ह्रस्व स्वर को बोलने में लग रहा था, इससे दुगना टाइम किस में लगता है, दीर्घ स्वर में लगता है डायरेक्ट। और जो स्वर मैंने बताए थे 11 हैं आपको, 11 में से हमने 4 यहाँ पे लिख दिए हैं, 4 को छोड़ के बाकी कितने बचे हमारे, 7। तो 7 कहाँ पे आ जाएंगे, पूरे के पूरे इसमें। अगर आपको याद करना है तो आप अकेले ह्रस्व स्वर याद कर लो, और बाकी जितने बचे वो कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको एक चीज़ जैसे 2 चीज़ें याद करना है, एक आपको पूरी चीज़ पता है कि हमें 11 स्वर पता है कौन कौन से होते हैं, और उसमें से 4 स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर। कौन सा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगर एक 4 स्वर हो गए हैं ह्रस्व स्वर, और बाकी के स्वर कौन से बचे जितने, वो होते हैं दीर्घ। तो आपको दीर्घ तो याद करना नहीं है, बाकी जितने भी कोई भी पूछा जाए तो आप वो दीर्घ स्वर है। अब वो चाहे आप बड़ा आ पूछ लो, या एड़ी का पूछ लो, या ऐनक का पूछ लो, ओखली का पूछ लो, सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में। तो आपको ए वाले दीर्घ स्वर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको पता है कि बाकी के जितने भी 7 बचे हैं वो कौन से हैं, दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, फिर ए एड़ी, आई ऐनक, ओ ओखली और औ औरत। कितने हो गए, 7। ये 7 के साथ क्या हैं, दीर्घ स्वर। सिंपल तरीका है, आप तो ये 4 याद कर लीजिए, बाकी जितने बचे वो दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर में हमें अलग तरीका पढ़ना पड़ता है। बे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे, प्लुत स्वर कहलाते हैं। और इनको त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। त्रिमात्रिक क्यों बोलते हैं, देखो भाई, इनको त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। त्रिमात्रिक स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इसमें कितना समय लग रहा था, थोड़ा आ बोल रहे थे, इससे दुगना समय किस में लग रहा था, दीर्घ स्वर में। तो इसकी एक मात्रा मानी जाती है। जब हम वो पढ़ेंगे छंद, तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। मात्राएं गिनना, अभी हम मात्राएं बताएंगे कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। जब मात्राएं गिनना बताएंगे आपको तो समझ में आएगा कि हाँ छंद में ऐसी मात्रा है। तो इसकी मात्रा हमेशा कितनी गिनी जाती है, ह्रस्व स्वर की 1, दीर्घ स्वर की कितनी गिनी जाती है, 2। प्लुत स्वर की मात्राएं अभी हम नहीं गिनते हैं, उसमें क्या दीर्घ और ह्रस्व स्वर की मात्रा गिनते हैं। लेकिन इसमें जितना समय लग रहा था, इससे भी ज़्यादा समय किस में लग रहा है, प्लुत स्वर में। मतलब इसमें 1 मात्रा है, इसमें कितनी, 3 मात्रा। तो ह्रस्व स्वर से तो 3 गुना टाइम ज़्यादा ले रहा है प्लुत स्वर बोलने में, समझ रहे हैं। जैसे इसको हम बोल रहे हैं आ, तो इसको कैसा लिखेंगे, आ लिख देंगे और उसका ऐसा निशान बना देंगे। इसका मतलब होता है कि थोड़ा और खींचना हमारे लिए, आ। इसको क्या बोलते हैं, आ अकेला। इसको आ, छोटा ह्रस्व स्वर को बोलेंगे तो आ, इसको थोड़ा बोलेंगे आ, इसको और बोलेंगे आ, समझ रहे हो आप। और इनका प्लुत स्वर है जो, इनको हम चिल्लाने या किसी को बुलाने या रोने, गाने, लड़ने, इसमें यूज़ करते हैं प्लुत स्वर को। जैसे हम किसी को चिल्लाएंगे तो कैसा, थोड़ा खींच के बोलते हैं। जैसे रोहिल, हम यहीं पास में खड़े हैं तो सामने वाला क्या बोलेगा, रोहिल। लेकिन जब हम दूर खड़े होंगे तो क्या कैसे चिल्लाएगा, रोहिल, थोड़ा लंबा खींचेगा वो। तो उसमें जो वो रो कर रहा है, बहुत खींच के बोल रहा है, तो उसमें क्या आ गया, प्लुत स्वर आ गया। क्योंकि थोड़ा सामने ही बात करते रोहिल, तो ओ की मात्रा लगाया डायरेक्ट, तो ओ की मात्रा कौन सी है, ए। तो इसमें क्या आ रहा है, दीर्घ स्वर हो रहा है। लेकिन वो बोल रहा है रोहेल, बहुत बहुत लंबा खींच रहा है। तो लंबा खींचने का मतलब थोड़ा दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय ले रहा है। तो इसमें कौन सी मात्रा आ जाएगी, प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर का क्या, इसकी परिभाषा लिखेंगे आप। जैसे
तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन स्वर वर्णों को प्लुत स्वर बोलते हैं। और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और इनका उपयोग किसी को बुलाने, चिल्लाने, लड़ने, रोने, गाने इन सब में किया जाता है। गाने में भी इनका यूज होता है। अगर कोई गाना अच्छा गाता है तो थोड़ा खींच खींच के स्वर लगाता अपना, तो उसमें भी हम प्लुत स्वर का यूज करते हैं। जैसे चिल्ला रहे हैं किसी पे तो भी हम प्लुत स्वर का उस पर बहुत खींच के बात करते हैं, अरे नहीं मत करो ऐसा कुछ भी, यानी जो भी बात खींची जाए उसमें प्लुत स्वर होता है। तो सरल है और हम ज़्यादा खींच नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही चीज़ में लगे रहे तो फिर आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है तो आप कहीं से भी पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना हमसे। अगर आपके पास नंबर हो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं दे दूँगा और आप लोगों को। सरल है बिल्कुल, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छे से सोच समझ के पढ़ रहे हैं, सिर्फ किताबी भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि हाँ ह्रस्व स्वर छोटा होता है, दीर्घ स्वर थोड़ा बड़ा होता है, प्लुत स्वर और उससे भी बड़ा होता है, उसकी यूज भी पता है आपको कहाँ कहाँ